दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश खैरी और आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो लाइव सेशन होने वाला है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगामी जितने भी जो वैकेंसीज आ रही है उसके हिसाब से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जल्दी से आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, फिर हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, आपको आंसर देना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु में बिना किसी श्वसन अंग के श्वसन पाया जाता है? शायद पीपीटी गलत आ गई क्या? एक मिनट। इच्छु का श्वसन अंग, एक मिनट, मुझे लगता है पीपीटी रॉन्ग आ गई। एक मिनट, मैं चेंज करवा देता हूँ। पीपीटी का कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है, तो आज वाली एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम की पीपीटी आ गई है, तो कोई बात नहीं, इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए जल्दी से आप बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किस जंतु में बिना किसी श्वसन अंग के श्वसन पाया जाता है ना? फिश, फ्रॉग, कॉकरोच या अर्थवर्म? बताइए, जल्दी से आपको कमेंट करना है, किस जंतु में बिना किसी श्वसन अंग के श्वसन पाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है, बताइए। सर्कुलेटरी वाली जो क्वेश्चन है वो हम कल देख लेंगे। आज रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन आ गए, तो ये वाला क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं ना। तो किस जंतु में बिना किसी श्वसन अंग के श्वसन पाया जाता है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए।
फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट का आंसर आपको करना है किस जंतु में बिना किसी श्वसन अंग के श्वसन पाया जाता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है फिश, देख रहा है। फिश में क्या होता है, गिल्स होते हैं, है ना, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग में क्या होता है, लंग्स होता है ना, ठीक है। और कॉकरोच में क्या होता है, स्पाइरेकल्स, ठीक है, या ट्रेकिया इसमें होता है, उसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बट अर्थवर्म जो होता है इसमें मेनली क्या होता है, स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है ना। स्किन, इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है, ठीक है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एयर का मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अर्थवर्म, हालांकि ये जब अपन पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट में आता है, फिर भी ये अपवाद है ना, यानी कि एनेलिडा में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थवर्म किस में आता है, एनेलिडा में आता है, और एनेलिडा किस में, इनवर्टिब्रेट है ना, इनवर्टिब्रेट में। बट फिर भी इसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का आंसर आपको बताना है। बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा है ना, बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, गिल, लंग्स, टिनिडिया या बुक लंग्स, बताइए। बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा है, गिल, लंग, बुक लंग या टिनिडिया। सेकंड का डी ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं। देखिए गिल्स तो फिश में होते हैं, आपको ध्यान हो गई है ना। लंग्स एम्फीबिया से लेकर और अपने जो सारे जो वर्टिब्रेट है वहाँ उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और टीनिडिया किसमें पाए जाते हैं, मैनी जो बहुत सारे जो मोलस्क होते हैं, है ना, मैनी मोलस्क में आपको क्या मिल जाएगा, टीनिडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बुकलंग जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, बिच्छू में। स्कॉर्पियन जो है उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। स्कॉर्पियन किस में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ऑर्थोपोडा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं ना, फेफड़े जो हमारे लंग्स होते हैं वो कितने भागों में डिवाइड होते हैं, ये आपको बताना है। कितने लोब्स में होते हैं ना, 3 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब्स, 2 राइट एंड 3 लेफ्ट लोब्स, 2 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब्स, या नन ऑफ दिस, बताइए। थर्ड का ए ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं वो बेसिकली, इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करूं, ये हमारा राइट लंग हो गया है ना, और ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। राइट जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, 1, 2 और 3, है ना। तो कितने लोब हो गए, राइट वाले में 3 लोब्स हो गए, ठीक है। लेफ्ट वाला में कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स ही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बीच में जो स्पेस आता है इसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे एक नॉच होती है, देखिए इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, है ना। कार्डियक नॉच क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस नॉच में क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे अपना हार्ट होता है, और अपना हार्ट कितना बड़ा होता है, अपनी मुट्ठी के जितना, है ना, फिस्ट लाइक, है ना, अपनी मुट्ठी के जितनी उसकी जितना आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके नीचे क्या आएगा, डायफ्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके ऊपर ही एक बोन होती है, वो भी आप ध्यान रखिए, जो ऊपर की तरफ है ना, पसलियों के बीच में होती है, उस बोन को क्या बोलते हैं अपन, स्टर्नम, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और स्टर्नम जो बोन होती है इसको अपन चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है, चेस्ट बोन भी बोलते हैं। और ये शरीर की वीकेस्ट बोन होती है, क्या होती है, वीकेस्ट बोन होती है, सबसे कमजोर अस्थि ये होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है वीकेस्ट बोन कौन सी है, तो स्टर्नम
है ना, इसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं क्योंकि चेस्ट वाले हिस्से में होती है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ का आंसर आपको करना है सीलिया ऑफ ट्रेकिया ट्रांसफर्स, है ना, श्वास नली के जो सीलिया होते हैं वो क्या ट्रांसफर करते हैं, म्यूकस इनटू फेरिंग्स, म्यूकस को फेरिंग्स में ट्रांसफर करते हैं, म्यूकस इनटू लंग्स, म्यूकस को लंग्स में ट्रांसफर करते हैं, एयर इनटू लंग्स, एयर को लंग्स में ट्रांसफर करते हैं, या एयर इनटू फेरिंग्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फोर्थ का आंसर आपको करना है। फोर्थ का ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सीलिया जो होते हैं ट्रेकिया के अंदर जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस को फेरिंग्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। म्यूकस को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फेरिंग्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड, है ना, बलपूर्वक निःश्वसन, मतलब बलपूर्वक आपने फोर्सफुली जितनी लंग्स में एयर है वो आपने बाहर निकाल ली, उसके बाद भी कुछ हवा का वॉल्यूम आपके लंग्स या फेफड़ों में बचा रह जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहलाती है, वो उसको अपन क्या कहेंगे, ठीक है, जो एयर बच जाती है आफ्टर बलपूर्वक निःश्वसन, उसके बाद में जो एयर बची हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, कॉम्प्लीमेंट्री एयर, या फिर नन, बताइए। फिफ्थ का बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ का आंसर। देखिए टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल संवादन, मतलब सामान्य संवादन के दौरान जो जितनी हवा हम पर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ज्वारीय आयतन। और ये कितना होता है, 500 ml, कितना होता है, 500 ml, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बलपूर्वक एक्सपिरेशन के बाद फेफड़ों में जो हवा बच जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एयर, है ना, अवशिष्ट वायु बोलते हैं। और ये कितना होती है, लगभग 1200 ml, है ना, ठीक है। तो टी आपको याद कैसे रखना, टीवी 500 रुपये की, और रवि को कितने देने हैं, 1200 रुपये, है ना, आरवी कितना है, 1200, रवि को 1200, टीवी 500 रुपये, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स का आंसर आपको करना है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, है ना, आरक्यू क्या होता है वो आपको बताना है ना, आरक्यू के बारे में पूछा है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या श्वसन गुणांक क्या है, CO2 अपॉन O2, O2 अपॉन CO2, N2 अपॉन CO2, या CO2 अपॉन N2, बताइए। सिक्स का आंसर करना है आपको। चलिए देखते हैं। श्वसन गुणांक जो होता है, आरक्यू जो होता है वो होता है CO2 अपॉन, है ना, छोड़ी गई CO2 अपॉन ग्रहण करी गई O2, है ना, ये होता है श्वसन गुणांक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ का आंसर आपको करना है। सेवन में पूछा है फेफड़ों की एल्विलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है ना। फाइनली देखिए अपने को पता है कि जब एयर जो जाती है अंदर, है ना, ट्रेकिया के माध्यम से अंदर जा रही है, ठीक है, लंग्स में जा रही है, ठीक है, ये लंग्स मैंने बना लिया, ठीक है, ये लंग्स के अंदर जा रही है, फिर यहाँ पे वापस प्राइमरी ब्रोंक्योल, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्योल, फिर टर्शरी ब्रोंक्योल, और लास्ट में फाइनल जो स्ट्रक्चर होती है, गुब्बारे नुमा संरचना जो होती है ऐसे, इसमें ये प्रवेश करती है, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, इसमें प्रविष्ट करती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया किसके कारण होती है ना, परासरण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ये आपको बताना है। सेवन का बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन की परिभाषा क्या होती है, जब कोई द्रव है या कोई गैस है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह करे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होए, ठीक है, उसको बोलते हैं आप सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है।
बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो CO2 बाहर चली जाएगी, और बाहर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो O2 बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सिंपल साधारण जो है क्या हो रहा है, विसरण के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th का आंसर आपको करना है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल, है ना। क्रेब्स चक्र का महत्व क्या है वो आपको बताना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा एटीपी संश्लेषण, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल संश्लेषण, ऑप्शन सी विटामिन संश्लेषण, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। बताइए क्रेब चक्र का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है कमेंट करके। ऑप्शन बताइए आपके अकॉर्डिंग। एट्थ का ए ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं, है ना। क्रेब साइकिल जो होता है उससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा अपन क्या करते हैं, मतलब बॉडी में क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, जिसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्रेब साइकिल टेक प्लेस, है ना। क्रेब साइकिल जो होता है बेसिकली कहाँ पे होता है ये आपको बताना है ना। ब्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, गोल्जी बॉडी में, या फिर प्लास्टिड में। बताइए। नाइन्थ का ए बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्रेब साइकिल जो होता है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और इसको द सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए शाबाश। आगे बढ़ते हैं। 10th का आंसर आपको करना है उत्शोषण में डायफ्राम कैसा हो जाता है ये आपको बताना है ना। इन एक्सप्रेशन कंडीशन डायफ्राम बिकम्स, है ना। डायफ्राम कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फुली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, या फिर एक्सपांडेड हो जाता है ना। नॉर्मल जो डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप बोलते हैं अपन, ऐसा होता है ना, डोम शेप बोलते हैं, ठीक है। गुबंदाकार होता है, ये नॉर्मल है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सपिरेशन, जब हवा को बाहर छोड़ा जाता है तब डायफ्राम का शेप कैसा हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए 10th का बताइए। 10th का बी ऑप्शन बताया, रिलैक्स, है ना। बिल्कुल सही है ना। जब क्या होता है, हवा जब बाहर छोड़ी जाती है तो फेफड़े तो सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े जब सिकुड़ जाएंगे तो फेफड़ों का डायफ्राम पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। या तो रिलैक्स भी बोल सकते हैं, या फिर डोम शेप, उसकी जो वास्तविक शेप है उसमें वो आ जाएगा, है ना। और जब हवा अंदर लेंगे तब ये फेफड़ों में क्या एयर आएगी, तो इस पे जो अपने लंग्स है वो इस पे प्रेशर डालेंगे, तो फिर उस टाइम ये कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इंस्पिरेशन में तो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन के दौरान जो है डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और एक्सपिरेशन के दौरान डायफ्राम कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। या तो रिलैक्स भी बोल सकते हैं, या फिर क्या, डोम शेप, है ना, जो इसका नॉर्मल शेप होता है वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रिलैक्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th का आंसर आपको करना है श्वसन में किस क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। श्वसन में किस क्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, क्रेब साइकिल के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के द्वारा, या फिर ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, आपको बताना है। चलिए बताइए 11 का आंसर। इलेवन का सी बता रहे हो कुमारी। चलिए देखते हैं यहाँ पे
देखिए ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये दोनों जो साइकिल होते हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्निथिन साइकिल जो होता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, लीवर में चलता है, आपको पता ही होगा लीवर में चलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अमोनिया को किस में चेंज किया जाता है, यूरिया में चेंज किया जाता है ना। ऑर्निथिन साइकिल द्वारा अमोनिया जो होती है बॉडी की, अमोनिया को अपन ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बॉडी किस में चेंज करती है, यूरिया में चेंज करती है। और यूरिया को क्वेश्चन आता है कि यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कहाँ पे बदला जाता है, कौन से अंग के द्वारा, तो आंसर लीवर आएगा। और बॉडी में से यूरिया को किस ऑर्गन द्वारा बाहर रिमूव किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, किडनी आएगा। क्या आएगा, किडनी। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। मिक्चुरेशन की प्रोसेस जो होती है ना, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो यूरिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th का आंसर आपको करना है। रेस्पिरेशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ना श्वसन एक कार्य की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग अकर्स, ब्रीदिंग होती है। या ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों होता है। या फिर ऑप्शन सी ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन तीनों चीज़ें होती है। या फिर ऑप्शन डी ओनली इंस्पिरेशन अकर्स। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। 12th का आंसर आपको करना है। 12th का सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए रेस्पिरेशन जो पूरी कार्य की प्रोसेस है, इसमें क्या ब्रीदिंग भी आती है, श्वासोच्छ्वास भी होगा, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होगा और सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी होगा, तीनों चीज़ें होती है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो श्रृंखला होती है, ईटीएस सिस्टम भी बोलते हैं इसको, है ना, चेन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पे होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की अंतर झिल्ली अवकाश में होती है, या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। आपको बताना है, बताइए। थर्टीन का ए आंसर बता रहे हैं उमा कुमारी, बिल्कुल सही है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन श्रृंखला जो होती है वो कहाँ होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहाँ पे ये होती है। कहाँ पे होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, वहाँ पे ये होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए वो 14 का आंसर आपको करना है। क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, किसके परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट अत्यधिक आवश्यक है, ये आपको बताना है। CO2 और O2 के लिए, N2 के लिए, CO2 के लिए या O2 के लिए, बताइए। क्लोराइड शिफ्ट किसके लिए अत्यधिक आवश्यक है, किसके परिवहन के लिए, है ना, बेसिकली पूछा है, वो आपको बताना है। फोर्टीन का सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बेसिकली जो अपनी आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, H2CO3 जो होता है उसका जब अपघटन होता है ना, उसमें उसका आयनीकरण होता है, तो उसमें क्या, कौन से आयन बनते हैं, H+ और HCO3-, ठीक है। अब ये HCO3 जो माइनस है ये बाहर चला जाता है, ठीक है, ये माइनस वाला आयन है, तो यहाँ से इधर क्या होता है, KCl का आयनीकरण हो रहा है और K+ और Cl- बनता है, ठीक है। तो ये माइनस वाला जब बाहर जाता है, ठीक है, तो ये इसको एडजस्ट करने के लिए Cl- अंदर आता है ना, क्लोराइड अंदर आता है और ये बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें CO2 का परिवहन हो रहा है ना, CO2 इसमें आ रही है, ठीक है, और क्लोराइड इधर, क्लोराइड का एक तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, तो इसके इसलिए इसको बोल रहे हैं क्लोराइड शिफ्ट, है ना। और इसको हैमबर्गर साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हैमबर्गर
परिकल्पना भी बोलते हैं, हैमबर्गर परिकल्पना भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 15 लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसका आंसर आपको करना है। बताइए, स्तनियों में फेफड़ों की वातायन गति का होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, कोस्टल मसल्स, डायफ्राम, कोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। बताइए, 15 का आंसर आपको करना है। फिफ्टीन का डी ऑप्शन बता रहे हैं मोहम्मद। चलिए देखते हैं। देखिए, स्तनियों में फेफड़ों की वातायन गतियों का होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो कोस्टल मसल्स और डायफ्राम के द्वारा, है ना। कोस्टल मसल्स और डायफ्राम बेसिकली, है ना, पूरे जो ब्रीदिंग प्रोसेस को रेगुलेट करती है, ठीक है, उसमें काम आती है, ये बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने रेस्पिरेटरी, हालांकि करना तो अपने को ब्लड सर्कुलेशन था, बट पीपीटी में कुछ एरर आ गया, तो पीपीटी पुरानी वाली आ गई, कोई बात नहीं, हमने रिवीजन कर लिया है। कल हम वापस से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो एक बार आप पढ़ के आए अपनी तरफ से तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और सेशन कैसा लगा ये आप बताइए, और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, 14 आउट ऑफ 14 करेक्ट है आपके, शाबाश।